नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पर जो एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने भू संतुलन की अवधारणा के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग एरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि प्राट महोदय का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। क्योंकि उठे हुए भाग का घनत्व कम होता है, ठीक है, और नीचे धंसे हुए भाग का घनत्व अधिक होता है। यानी कि जो भाग जितना उठा हुआ होगा उसका घनत्व कम होगा, और जो भाग जितना नीचे धंसा हुआ है उसका घनत्व अधिक होगा। यानी कि पर्वत है, पर्वत सबसे ऊंचा है तो उसका घनत्व कम होगा, और जो सागर तल है यानी कि वो सबसे नीचे धंसा हुआ है तो उसका घनत्व अधिक होगा, ठीक है। यही था प्राट महोदय का कॉन्सेप्ट, और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। प्राट और एरी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। एरी या प्राट, ठीक है, एरी या प्राट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्राट महोदय मैंने बता दिया, ठीक है। और एरी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको जानिए। देखिए, एरी का संकल्पना, तो एरी महोदय ने अपना एक विचार प्रस्तुत किया कि एरी का, देखिए, प्राट महोदय ने कहा था कि जो भाग जितना ऊंचा हो या जो भाग जितना नीचा है, लेकिन वो अंत में जो है एक समान रेखा के माध्यम से एक ही स्थान पर मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए, पर्वत, पठार, मैदान या समुद्र तल, ठीक है, नीचे स्थित पदार्थ का भार जो है समान होता है, और एक समान घनत्व के अनुसार सबका भार एक रेखा पर जो है बराबर होगा। इस रेखा को हम लोग समदबाव रेखा या समतोल रेखा या क्षतिपूर्ति तल कहते हैं, ठीक है। ये किसका कहना था? तो ये प्राट महोदय का भी कहना था, और एक विद्वान थे उनका भी सेम ही कहना था। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, जाकर के आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग एरी की संकल्पना को पढ़ने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट है। प्राट या एरी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो देखिए, एरी का क्या मानना था? एरी का मानना है कि कम संघनन सेल से निर्मित भूपटल, ठीक है, जो भी भूपटल है अगर कम संघनन से अगर वो निर्मित होता है तो वो क्या होगा, अधिक संघनन सेल के ऊपर जो है वो तैरेगा। इस प्रकार उसका उदाहरण, उनका कहने का मतलब है कि हिमालय जो है वो भारी मेघमा पर तैर रहा है, ठीक है। यही उनका कहना था, ठीक है, कि जो कम सेल से निर्मित भूपटल है, ठीक है, वो अधिक संघनन सेल में निर्मित अंत स्तर के ऊपर तैरता है, जिस प्रकार हिमालय भारी मेघमा पर तैर रहा है, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा है प्लावनशीलता का सिद्धांत, ठीक है। प्लावनशीलता का सिद्धांत क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बर्फ है, ठीक है, अगर बर्फ को जो है पानी में अगर डुबो दिया जाएगा तो उसका एक ही भाग नजर आएगा, और उसका 9 भाग जो है वो पानी में डूबा रहेगा। यही है प्लावनशीलता का सिद्धांत, जो एरी महोदय का विचार था। तो उनके अनुसार क्या कहा गया था कि जिस प्रकार हिम सेल का टुकड़ा जल पर तैरता है तो केवल एक भाग जल के ऊपर और 9 भाग जल के भीतर रहता है, उसी प्रकार भूपटल के सभी स्थल रूप अपनी मोटाई का 9 गुना अंतर स्तर पर धंसे हैं, ठीक है। यही उनका मानना था। दूसरा क्या था कि उनका मानना था कि जो भाग जितना लंबा होगा या अधिक ऊंचा होगा उसका उतना ही भाग जमीन के नीचे धंसा होगा, ठीक है। यानी कि जो भाग का जितना ऊंचाई होगा उस भाग का उतना ही गहराई होगा। तो कहने का मतलब है कि इस धारणा के अनुसार जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग, तथा जो भाग कम ऊंचा है उसका कम भाग भूगर्भ में डूबा हुआ है, ठीक है। अपने मत को स्पष्ट करते हुए एरी ने क्या किया कि लोहे के विभिन्न टुकड़े को जो है समान लंबाई के अनुसार काट लिया, ठीक है। मतलब कोई लंबा कोई छोटा, इस तरह से के विभिन्न प्रकार के नापों के अनुसार जो है लोहे के टुकड़ों को काट लेते हैं और
वो पारा में डुबा देते हैं, तो वो पाते हैं कि जो भाग जितना लंबा था उसका उतना ही भाग जो है गहराई में डूब गया है, और जिस भाग का ऊंचाई कम है तो उसका गहराई भी कम होगा। तो अपने मत को स्पष्ट करने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार के टुकड़े को लेकर के उन्होंने पारे पे डुबाया। यह टुकड़ा अपने आकार के अनुसार संतुलन रखने के लिए भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते हुए उसी अनुपात में बाहर दिखाई दे रहे थे। इसे स्पष्ट है कि अधिकतम उभरा टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंस गया है। जैसे मैंने बोला कि जो भाग का जितना ऊंचाई होगा उस भाग उतना ही गहराई में वो डूब जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्राट महोदय और एरी का जो संकल्पना है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उनका सिद्धांत को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ज्यादा नहीं देखना है। फिर उसके बाद उनका कुछ आलोचना भी होता है। ठीक है, आलोचना में ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राट महोदय का सिद्धांत देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ आलोचना इसको देख लीजिएगा। जिसका बुक नहीं है वो लोग भी देख लीजिए, आराम से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। एआई और प्राट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, एक चैप्टर कंप्लीट। ठीक, प्राट महोदय का भी देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, आप जाकर के घर में आराम से पढ़ लीजिएगा। एरी और प्राट के ही बारे में पढ़ना है बस, और क्षतिपूर्ति तल ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर के देख लीजिएगा। अब देखिए एरी और प्राट के सिद्धांत की तुलना ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन एरी और प्राट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए एक होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात क्रिया या अंतर्जात बल क्या है? तो अंतर का मतलब ये होता है अंदर, अंदर से लगने वाला बल को हम लोग अंतर्जात प्रक्रिया अंतर्जात बल कहते हैं। और एक होता है बहिर्जात बल, बाहर से लगने वाले बल को हम लोग बहिर्जात के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार देख लीजिएगा अंतर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल क्या है, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा अपने अनुसार। मैंने आसान भाषा में बोल दिया। अंतर्जात का मतलब होता है कि भूगर्भ के अंदर से लगने वाला बल को अंतर्जात बल कहते हैं, और बहिर्जात बल धारातल के बाहरी भाग से लगने वाले बल को बहिर्जात कहा जाता है बल। ठीक है, और अंतर्जात बल का उदाहरण हो गया भूकंप वगैरह। ठीक है, अब देखिए पटल विरूपणी संरचना क्या है, यानी कि पटल विरूपणी संचलन क्या है। आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। देखिए आकस्मिक संचलन, आकस्मिक संचलन का मतलब होता है अचानक। तो अचानक आने वाला जो संचलन होता है उसको हम लोग, यानी कि अचानक होने वाले घटनाओं को हम लोग आकस्मिक संचलन कहते हैं। आकस्मिक संचलन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे ज्वालामुखी अचानक ही फट जाता है, ठीक है, उद्गार होने लगता है, तो आकस्मिक संचलन हो गया। भूकंप, भूकंप भी किसी को बोल करके नहीं आता है, अचानक आता है, तो भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, इसको हम लोग आकस्मिक संचलन कहते हैं। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी से जो भी घटनाएं घटेगी उनसे कुछ धारातल के अंदर या धारातल के बाहर कोई स्थलकृति यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, आकस्मिक संचलन के द्वारा। पटल विरूपण संचलन क्या होता है? पटल विरूपण संचलन जो है दीर्घकालीन संचलन है। ठीक है, इससे जो है माने भूपटल का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि पटल विरूपणी संचलन से क्या होता है, ये दीर्घकालीन है। जैसे महाद्वीप का निर्माण हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया, पठार का निर्माण हो गया। पर्वत तो एक दिन में नहीं बनेगा, इसके लिए समय लगेगा, यानी कि लंबा समय लगता है, यानी कि दीर्घकालीन संचलन है पटल विरूपणी। इससे क्या होता है कि धारातल के भूपटल पर एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम लोग भू पटल विरूपणी संचलन कहते हैं। जैसे महाद्वीपों का निर्माण होगा, पर्वतों का निर्माण होगा, पठारों का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पटल विरूपणी संचलन है, एक है आपका
महादेशीय संचलन, जिसके द्वारा महादेशों का निर्माण होता है, उसे महादेशीय संचलन कहते हैं। ठीक है। दूसरा पर्वतीय संचलन, जिसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, उसे पर्वतीय संचलन कहते हैं। ठीक है। ये सब देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, जैसे पर्वतीय संचलन हो गया, महादेशीय संचलन हो गया। ठीक है। अब देखिए महादेशीय संचलन कितने प्रकार, देखिए ऊपरी मुखी संचलन, इस संचलन के द्वारा महाद्वीपों का उत्थान होता है, उसे ऊपरी मुखी संचलन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है उत्थान। क्या होता है उत्थान? महाद्वीपों का वह भाग जो अपने निकटवर्ती सतह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, उसे उत्थान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्मज्जन क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि कोई भी महाद्वीप है जो पहले जलमग्न था, वो क्या होता है, जल से बाहर निकल जाता है। ठीक है। या उस स्थान, देखिए जल में डूबा हुआ है कोई चीज, वो अपने स्थान से ऊपर उठ जाता है, वो अस्तित्व में आ जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग उन्मज्जन। यानी जल में डूबा हुआ भाग पुनः जो है स्थल पर आ जाना या अस्तित्व पर आ जाना, उसे हम लोग उन्मज्जन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो अधोमुखी संचलन क्या होता है। इस संचलन में जो अधोमुखी का मतलब होता है कि अधोमुखी संचलन का मतलब होता है वह भाग जो भूमि में धंस जाता है। ठीक है। उसे हम लोग अधोमुखी संचलन कहते हैं। अधोमुखी संचलन भी दो प्रकार के, एक है अवतलन। ठीक है। महाद्वीपों का जो वह भाग स्थान जो अपनी समीप सतह से नीचे धंसा हुआ है, उसे हम लोग अवतलन कहते हैं। ठीक है। निमज्जन क्या होता है? मान लीजिए कोई भू स्थल या सागर तट का वह भाग, ठीक है, यानी कि सागर तट का वह भाग, ठीक है, स्थल भाग जो पानी में समाहित हो जाता है, उसको हम लोग निमज्जन कहते हैं। यानी कि जल में धंस जाना ही निमज्जन कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है पर्वतीय संचलन, जिसके द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है स्पर्श रेखीय बल के द्वारा, उसे हम लोग पर्वतीय संचलन कहते हैं। ठीक है। उसका देखिए इसमें दो तरह के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न कार्य करता है, ठीक है, एक होता है तनाव। संपीड़न मतलब होता है कि इधर से भी बल लग रहा है, मान लीजिए इधर से भी बल है और इधर से भी बल है, ठीक है, दोनों तरफ से बल, इधर से भी एक बल लग रहा है, इधर से भी एक बल लग रहा है, उसको संपीड़न कहेंगे। तनाव बल उसको बोलते हैं, मान लीजिए एक बल इधर टान रहा है, एक बार मान लीजिए कागज को दो तरफ से टानिएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक इधर से बल लग रहा है, इधर से बल है, उसे संपीड़न बल कहते हैं। तनाव बल दोनों समान दिशा पर लगने वाला बल को संपीड़न और विपरीत दिशा में बल लगने वाले को तनाव बल कहते हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको समझा दिए। उसके बाद देखिए बलन निर्माण की प्रक्रिया, इसको नहीं पढ़ना है, बलन के प्रकार पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। बलन के प्रकार पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, बलन से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी देख लीजिएगा थोड़ा। उसके बाद भ्रंश के प्रकार जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामान्य भ्रंश हो गया, विपरीत भ्रंश हो गया, उसके बाद नतिलंबी संप्रेषण भ्रंश हो गया, सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश का मतलब होता है सीढ़ी नुमा आकार का भ्रंश। ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए बहिर्जात बल, बाहर से लगने वाले बल को हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना है मृदा अपर्दन क्या है और मृदा संरक्षण। मृदा अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है। मिट्टी का जो है क्षय हो जाना या कट जाना ही मृदा अपर्दन होता है। ठीक है। और संरक्षण का मतलब बचाव। मृदा अपर्दन या मिट्टी के कटाव या मिट्टी के क्षय को रोकने की कुछ योजना बनाई जाती है या रोकने के लिए कुछ कदम उठाया जाता है, जिसे हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है। मिट्टी का कटना या बहना अपर्दन कहलाता है। संरक्षण उस मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए या बचाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे संरक्षण कहते हैं। यहां तक कि मृदा संरक्षण के कुछ उपाय है, तो देखिए मृदा संरक्षण के क्या उपाय है। वनस्पति ज्यादा से ज्यादा वन को रोपना, समुच्च रेखीय जुताई, ठीक है, ये देख लीजिएगा, वेदिका कारण, पलवार बनाना, फसल चक्र, पट्टीदार कृषि, सूक्ष्म कृषि, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध,
ठीक है, पशुचारण पर नियंत्रण, ठीक है, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण, यही सब है, देख लीजिएगा। जिसका बुक नहीं है पढ़ लीजिएगा आराम से। यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक है सूर्य ताप या सूर्य अभिताप से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सूर्य अभिताप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को ही हम लोग सूर्य ताप या सूर्य अभिताप कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न आएगा सूर्य ताप या सूर्य अभिताप किसे कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा को ही सूर्य अभिताप या सूर्य ताप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल के गर्म होने की कितनी विधियां हैं? तो 3 प्रकार की विधियां हैं, देख लीजिएगा। कौन कौन ऐसा है? तो एक है हमारा संचलन, संवहन, विकिरण। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए तापक्रम वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक या वायुमंडल को नियंत्रित करने वाले कारक, देख लीजिए। तापक्रम वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है। अक्षांश, ठीक है, ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, उसके बाद महासागरीय धारा, प्रचलित पवन, बादल, ढाल, ठीक है, मिट्टी की बनावट। ठीक है, 8 है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए वायु भार को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए वायु भार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो पहला तापक्रम। देखिए तापक्रम अगर अधिक होगा तो वायु भार घट जाएगा। यहां समझने की कोशिश कीजिए, तापक्रम अधिक, वायु भार कम। ठीक है, ऊंचाई अधिक, तापक्रम वायु भार कम। ठीक है, तो तापक्रम पहला कारण क्या है? तापक्रम। दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है जलवाष्प की मात्रा, चौथा है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, उसके बाद पृथ्वी की दैनिक गति, उसके बाद स्थल जल का वितरण। बस यही 6 है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए वायु भार की पेटी। 7 प्रकार की पेटी होती है वायु भार की पेटी। जैसे एक है भूमध्य रेखीय निम्न वायु भार की पेटी, उपोष्ण उच्च वायु भार की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायु भार की पेटी, उसके बाद ध्रुवीय उच्च वायु भार की पेटी। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद ग्रहीय स्थानीय पवने। ठीक है, स्थानीय पवन क्या है? वह पवने जो सालों भर एक ही या मतलब सालों भर या वर्ष भर एक ही स्थान से बहती है या स्थान से चलती है, जिसे हम लोग स्थानीय हवा कहते हैं। मतलब वो पवने जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलती है, वर्षों से एक ही मैंने अस्थाई रूप से एक ही ओर से चलती है, उन्हें हम लोग अस्थाई पवने कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय पवने क्या है आपको समझ में आ गया? वो पवने जो कभी भी अपना जो है स्थान या दिशा नहीं बदलती है, सामान्य रूप से एक ही स्थान से या एक ही दिशा से बहती है, उसे हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे, जैसे पूर्वी या व्यापारिक हवाएं। ठीक है, व्यापारिक हवाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए पछुआ हवाएं, और यहां पर एक प्रश्न आएगा कि गरजने वाली चालीसा क्या है? तो याद रखिएगा 40 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है स्थल खंड का अभाव होता है, जिसके कारण हवाएं क्या होती है? तीव्र गति से चलती है, जिससे एक आवाज उत्पन्न होता है। इस भाग में इस पछुआ हवाओं को गरजने वाली चालीसा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 40 से 60 डिग्री अक्षांश के स्थल खंडों के अभाव होने के कारण हवाएं तीव्र गति से बहती है, जिससे एक विशेष प्रकार का आवाज उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग गरजने वाली चालीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका ध्रुवीय हवाएं देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्थलीय एवं जलीय समीर। ठीक है, स्थलीय समीर या जलीय समीर।
देखिए दिन के समय में क्या होता है कि दिन के समय में क्या होता है कि स्थल जो है सूर्य के किरण के कारण या अधिक गर्म होने के कारण क्या होता है कि वहां की जो वायु होती है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, ठीक है, जिसके कारण वहां पे जो है कुछ जगह जो है खाली हो जाता है। उस मतलब वायु का स्थान खाली हो जाने के कारण जो है समुद्र की ओर से कुछ हवाएं चलती है जिसे हम लोग स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो देखिए यहां पे देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने लग रहा थोड़ा गलत बोल दिया है। जहां से हवाएं चलेगी उसे उसी नाम से जाना जाएगा। मान लीजिए कि दिन का समय जो है स्थल क्या होता है, दिन के समय में स्थल क्या होता है कि वहां स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जो है हवाएं थोड़ी ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। अब उस हवाओं को भरने के लिए जो है समुद्र समुद्र क्या होता है, दिन के समय में स्थल ज्यादा गर्म होगा समुद्र की तुलना में, यानी सागर की तुलना में। तो क्या होगा कि स्थल जब ज्यादा गर्म हो जाएगा, वहां का जमीन गर्म होकर के हवाएं क्या होगी, ऊपर उड़ जाएगी और वो जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो है जल यानी सागर से जो है हवाएं चलेगी, जिसे हम लोग जलीय समीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो हवाएं जहां से चलेगी उसको हम लोग उसी नाम से जानेंगे। तो स्थल दिन के समय में जो स्थल क्या है, गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो वहां की वायु ऊपर उड़ जाएगी, हल्का होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो वो जो स्थान वो खाली हो जाएगा। उस खाली स्थान को भरने के लिए दिन के समय में समुद्र की ओर से जो है हवाएं चलती है, जिसे हम लोग जलीय समीर कहते हैं। जो जहां से चलेगा उसे उस नाम से जानेंगे। तो जलीय समीर कहते हैं या समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ठीक इसके विपरीत जब क्या होता है, देखिए ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि जब रात के समय में क्या होता है, स्थल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। रात के समय में क्या होगा, स्थल ठंडा हो जाएगा, ठीक है। स्थल ठंडा हो जाता है और समुद्र जो है स्थल की तुलना में थोड़ा सा गर्म रहता है, ठीक है। तो क्या होगा कि रात के समय में, अब जब जमीन की तुलना में ये क्या है, हल्का गर्म है समुद्र, ठीक है, सागर। तब यहाँ की वायु क्या है, यहाँ जो वायु हल्का होकर के ऊपर उठेगी, ठीक है। और ये जो जगह खाली होगा, इस स्थान को भरने के लिए रात में स्थल से जो है समुद्र की ओर वायु चलेगी, जिसे हम लोग स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। तो कौन सा, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है हवाएं कब चलती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक बात नोट कीजिएगा, अभी इसको क्लियर कर देने दीजिए उसके बाद, ठीक। देखिए पर्वत है, पर्वत और घाटी समीर। पर्वत जैसे मान लीजिए पर्वत है, पर्वत कैसा होता है, ऊंचा होता है, ठीक। घाटी किसको बोलता है, तो दो पर्वत के बीच के भाग को, दो पर्वत है इसके बीच के भाग को हम लोग घाटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्वत जो है घाटी से ऊंचा है, तो इसमें सूर्य की रोशनी पड़ेगी, तो पर्वत इसकी तुलना में दिन के समय में पर्वत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहां जब गर्म हुआ पर्वत, तो ये क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा। तब घाटी से जो है समीर चलेगी पर्वत की ओर, जिसे हम लोग घाटी समीर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्वत की तुलना में घाटी जो है रात के समय में क्या होता है, घाटी पर्वत के समय में पर्वत जितना जल्दी, जो भाग जितना जल्दी गर्म होगा वो भाग उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक इसके विपरीत क्या होगा कि पर्वत जो है रात के समय में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, लेकिन घाटी रात के तुलना में क्या होगा, घाटी जो है पर्वत की तुलना में थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो अब देखिए पर्वत से जो हवाएं जो है
इस घाटी की ओर चलेगी, क्योंकि यहाँ का भाग जो गर्म होकर के वायु जो है ऊपर उठ जाती है। तो इस स्थान को भरने के लिए पर्वत से जो हवाएं चलेगी, जिसे हम लोग पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वत से चलेगा तो पर्वतीय समीर, घाटी से चलेगा तो घाटीय समीर, स्थल से चलेगा, स्थल से अगर समीर थी क्या बोलता है सागर के तरफ या समुद्र के तरफ, तो उसे हम लोग जो जहां से चलेगा उसको उस नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देख लीजिए घाटी समीर। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं जो जरूरी है। जैसा मान लीजिए, देखिए कौन सा भाग ऊपर उठा हुआ है, जो भाग ऊपर होगा वो रात को चलेगा। तो देखिए ये है स्थल, ठीक है, स्थल, ये है समुद्र। तो देखिए समुद्र तल हमेशा नीचे होता है। अभी प्राट महोदय वाला बात कॉन्सेप्ट को याद रखिए। स्थल ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है, और सागर क्या है, नीचे धंसा हुआ भाग है। ऊपर है, ये नीचे है। उसी प्रकार से पर्वत ऊपर उठा हुआ है, घाटी नीचे नीचे है। ठीक है, तो जो जो भाग उठा हुआ है, याद रखिए जो भाग ऊंचाई पर स्थित है या उठा हुआ, वो रात को चलेगा। तो रात में हवाएं कहां से चलेगी, रात में कौन कौन सी हवाएं चलेगी, तो स्थल समीर चलेगी और इधर पर्वतीय समीर चलेगी। तो स्थल समीर रात में चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। और पर्वतीय समीर भी रात में चलती है, ठीक है। ऊपर उठा हुआ भाग है, जो जो ऊपर उठा हुआ है, समुद्री समीर और स्थलीय समीर के बीच जो उठा हुआ भाग है, यानी कि समुद्री और स्थल में कौन ऊपर उठा हुआ है, स्थल, तो यानी कि रात में वो चलेगा, ठीक है। और समुद्री समीर कब चलता है, दिन में, ठीक है। नीचे धंसा हुआ भाग है, यानी कि दिन में चलेगा, ठीक है। तो दिन में आप देखिए जो जहां से चले, स्थल से जो समीर चलेगा उसको स्थलीय समीर बोलेंगे, सागर से जो समीर चलेगा उसको सागरीय समीर बोलेंगे, पर्वत से जो समीर चलेगा उसको पर्वतीय समीर बोलेंगे, ठीक है। घाटी से जो समीर चलेगा उसे घाटीय समीर कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए ऊपर उठा हुआ भाग है स्थल, और सागर में कौन ऊपर उठा हुआ भाग है, तो स्थल भाग ऊपर उठा हुआ, तो ये रात में चलेगा। पर्वत और घाटी में कौन ऊपर है, पर्वत, तो ये पर्वत भी रात में चलेगा। समझ में आ गया, समझ में आया, रात में चलेगा। तो देखिए दिन में क्या होता है, दिन के समय में स्थल गर्म हो जाता है, ठीक है। दिन में क्या होता है, स्थल गर्म हो जाता है और यहाँ की वायु ऊपर उड़ जाती है। तो इसको भरने के लिए दिन में सागर से हवाएं स्थल की ओर चलती है, ठीक है। तो सागर से स्थल की ओर चलेगी, तो इसको हम लोग सागरीय समीर बोलेंगे। समीर का मतलब क्या होता है, समीर मतलब एकदम धीरे गति से चलने वाली वायु को हम लोग समीर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ठीक उसी प्रकार पर्वत जो है जल्दी गर्म होता है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ का वायु ऊपर उठ करके ठंडा होकर के मतलब हल्का होकर के ऊपर उठ गया। तो इसको भरने के लिए दिन के समय में घाटी से समीर चलेगा, ठीक है। ठीक इसके विपरीत जब रात में जो है, जो भाग जितना जल्दी गर्म होगा वो भाग उतना ही जल्दी ठंडा होगा। तो देखिए दिन का समय में जो है स्थल ज्यादा गर्म होता है, रात में ठंडा हो जाएगा सागर तल के तुलना में। तो सागर जो है थोड़ा सा गर्म होगा स्थल की तुलना में। तो रात के समय में स्थल से समुद्र की तरफ जो हवा चलेगी या समीर चलेगी उसे हम लोग स्थलीय समीर। तो समझ, जो भाग ऊपर उठा हुआ है वो रात में चलेगा। यहां तक क्लियर है। अब आ जाइए चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है। चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात देखिए, चक्रवात एक अंडाकार वृत्ताकार समवायुभार रेखा है, ठीक है। तो केंद्र से वायु जो है, केंद्र से जो वायु है वो बाहर की ओर चलती है चक्रवात में। ठीक इसके विपरीत होता है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जो भी हवाएं हैं, ठीक है, जो भी हवाएं हैं वो क्या होगा, तो यहां तक क्लियर है। चक्रवात क्या है, तो चक्रवात में जो है जो भी हवाएं हैं वो केंद्र की ओर चलती है, और प्रति चक्रवात में हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर चलती है, ठीक है। और देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो है चक्रवात क्या है पहले समझ लीजिए अच्छा से, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। चक्रवात क्या होता है ये मान लीजिए चक्रवात है, देखिए समझिए ये चक्रवात है, ठीक।
यहाँ का वायु जो है खाली हो जाने के कारण क्या होता है कि बाहर से जो है चारों बगल से वायु जो है केंद्र की ओर चलती है। ठीक है, बाहर से हवाएं केंद्र की ओर चलती है, जिसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में जो है वर्षा भी आएगा, आंधी होगा, तूफान होगा। ठीक है, अब देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में है जो अघड़ीवित मैंने एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत होता है प्रति चक्रवात। और प्रति चक्रवात क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए प्रति चक्रवात है, यहां केंद्र से जो हवाएं हैं वो बाहर की ओर चलती है, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है। ठीक है, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, जिसे हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध भी एक घड़ी के दिशा में चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक, इससे जो है मौसम शांत हो जाता है, किसी प्रकार का आंधी तूफान नहीं आता। इससे हम लोग प्रति चक्रवात, तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर समझ में आ गया। चक्रवात में जो है हवाएं जो है केंद्र की ओर चलती है, और प्रति चक्रवात में जो है केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती है। ठीक है, समझ में आ गया। चक्रवात में आंधी तूफान वर्षा आता है, प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए जेड स्ट्रीम क्या है। जेड स्ट्रीम जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में जो यह जेड धारा पाई जाती है। जेड वायु धारा लगभग 150 किलोमीटर, और इसकी किलोमीटर इसका मतलब 150 से ले 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। ठीक है, और जेड धारा जो है वो ऐसे चलेगा, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे का दिशा क्या है, तो दिशा है नॉर्थ। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं बताया नहीं हूं। नॉर्थ है माने उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब, पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब की दिशा में जेड धारा चलती है। ठीक है, जेड धारा कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जेड धारा चलती है। यहां तक समझ में आया। तो जेड धारा के बारे में समझ में आ गया। जेड धारा कहां पाया जाता है, जेड धारा जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक है, इसकी गति कितनी है, 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तीव्र गति से चलने वाली धारा है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। देखिए यहां दिया हुआ है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा जेड धारा क्या है। उसके बाद देखिए मानसून व जेड धारा में संबंध क्या है। तो देखिए मानसून तथा जेड धारा, मानसून की उत्पत्ति में जेड धारा और जो है तिब्बत के पठार का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तिब्बत के पठार में कुछ जो है मौसमी घटनाएं परिवर्तित होती है, जिसके कारण जेड धारा उत्पन्न होता है। उसके बाद मानसून की सृष्टि होती है। तो जेड धारा में तिब्बत का पठार और मानसून तथा जेड धारा के बीच गहरा संबंध है। ठीक है, ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, जेड धारा वाला इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देख लीजिए ये वाला। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए जल मंडल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जल मंडल क्या है, तो पृथ्वी में लगभग 71% जल पाया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट, 71% जल है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, बदलना। उसके बाद जल चक्र क्या है, तो जल चक्र के बारे में थोड़ा समझना है। देखिए जल चक्र क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है, और ये क्या है, ये मान लीजिए सागर है या नदी है, तालाब है, कोई भी है कि जल है। ठीक है, ये समझ लीजिए जल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहां मैं बता देता हूं। देखिए ये क्या है, सूर्य है, और देखिए ये क्या है, जल है, मान लीजिए जल है। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ रोशनी अगर मान लीजिए यहां पड़ेगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा पानी। गर्म होने के बाद क्या होगा,
ये भाप बनकर ऊपर उठेगा, ठीक है, और संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, ठीक है, बादल का रूप धारण कर लिया। अब ये बादल का रूप धारण करके अब ये आगे बढ़ेगा और भारी होकर के क्या होगा, ये वर्षा का जो रूप धारण करेगा, तो वर्षा होकर के ये क्या होगा, फिर से नदी में आएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए, सूर्य के तापमान के कारण जल क्या होता है, जल गर्म होता है। गर्म होने के बाद यहाँ का पानी जो है भाप बन के ऊपर उठता है। अब ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है, संघनित होकर के बादल बनता है, और बादल बनने के बाद जब बादल भारी होता है तो पुनः वर्षा के रूप में वह जल जो है सागर में मिल जाता है। तो इसी चक्रण को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जल चक्र इसी को कहते हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी को वैश्विक जल चक्र यही वाला है, देख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद देखिए प्रवाह प्रणाली। अब देखिए प्रवाह का मतलब क्या होता है, देखिए कोई नदी है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहां मैं बता रहा हूं, कोई नदी है, ये बह रही है, नदी के बहने की प्रणाली को हम लोग प्रवाह कहते हैं। और जब इस नदी पर बहुत सारे सहायक नदी आकर के मिलती है तो उसे हम लोग अपवाह, ये जो देखिए नदी के बहने के मार्ग को हम लोग प्रवाह कहते हैं, प्रवाह प्रणाली। जब इस पर कई सारे सहायक नदी इस नदी पर आकर के मिलती है तो एक जाल नुमा संरचना तैयार होता है, जिसे हम लोग अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए कि ये जिस क्षेत्र में यह अपवाह तंत्र बन रहा है, उस तंत्र को हम लोग अपवाह तंत्र बेसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यही था। तो अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रवाह प्रणाली के प्रकार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। देखिए ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत है, आप अपना हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग मानव भूगोल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं तब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।